गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ, तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, ये बात उन दिनों की है जब मधु ग्रेजुएशन की छात्रा थी। मधु को नया नया कंप्यूटर मिला था। कंप्यूटर पर नए नए काम करना, लोगों से बातें करना उसे बहुत पसंद था। एक दिन मधु को उसकी सहेली ने बताया कि तुम कंप्यूटर में लोगों से बात भी कर सकती हो, उनसे दोस्ती भी कर सकती हो, अच्छे मित्र भी बना सकती हो। इसके कुछ दिनों के बाद मधु ने कंप्यूटर पर ही एक अमित नाम के लड़के से बात करना शुरू कर दिया। अमित विदेश में रहता था। अब मधु और अमित की बातचीत को लगभग 1 साल बीत गया। तभी मधु के घर पर उसकी शादी की बात शुरू हो गई। लेकिन मधु तो अमित से शादी करना चाहती थी, क्योंकि अमित उसे बहुत पसंद था। इसीलिए मधु ने अपनी माँ से कह दिया कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। अब मधु के परिवार में केवल उसके माता पिता थे। मधु अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। जब माँ ने शादी ना करने का कारण पूछा तो मधु ने कह दिया कि वो अमित से शादी करना चाहती है। मधु की माँ ने ये सारी बातें मधु के पिता को बता दी। मधु के पिता ने बेटी को बहुत समझाया कि इस तरह से किसी अनजान से क्या शादी हो सकती है। मधु के माता पिता ने उसे बहुत समझाया। अब चूंकि मधु इकलौती संतान थी, इसीलिए माता पिता को बेटी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। फिर भी मधु के पिता ने कहा कि मैं एक बार उस लड़के से बात करना चाहता हूँ। मुझे जानना है कि वो कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है। पिता होने के नाते इतना हक तो मुझे है ही। मधु को इस बात से कोई समस्या नहीं थी। उसने अमित के बारे में अपने माता पिता को सब बता दिया कि अमित अमेरिका में काम करता है, उसके माता पिता भी वहीं रहते हैं, और अमित की एक बड़ी बहन है चांदनी, जो कि दिल्ली शहर में रहती है। अब मधु ने अमित से उसकी बड़ी बहन का नंबर लिया और अपने पिता को दे दिया। मधु के पिता ने जब अमित की बहन से बात की तो उन्हें अच्छा लगा। फिर अमित की बहन मधु के घर पर शगुन लेकर आई और उन लोगों से बहुत अच्छे से बातचीत करने लगी। सभी को ही चांदनी का स्वभाव अच्छा लगा। लेकिन अब माता पिता को बेटी की चिंता तो होती ही है। इतना सब होने के बावजूद मधु के माता पिता खुश नहीं थे। वो मधु की शादी उस व्यक्ति से नहीं करवाना चाहते थे जिसे उन्होंने देखा तक नहीं था। अब अमित की बहन चांदनी एक तस्वीर लेकर आई। उस तस्वीर में उसने अपने पूरे परिवार का परिचय भी करवाया। लेकिन मधु के माता पिता संतुष्ट नहीं थे। लेकिन बेटी के जिद के आगे वो झुके रहे। इसके बाद अमित कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर भारत आया। फिर मधु और अमित की शादी हो गई। अमित देखने में बहुत ही सभ्य और अच्छा लड़का लग रहा था। इस तरह से मधु की विदाई हो गई और वो विदेश जाने लगी। पर मधु के पिता के मन में कहीं न कहीं बेटी को लेकर चिंता थी, क्योंकि इतनी दूर अपनी बेटी को अनजान व्यक्ति के साथ भेजना मधु के पिता को अच्छा नहीं लग रहा था। एयरपोर्ट पर जब मधु के पिता उसे छोड़ने पहुंचे तो धीरे से बेटी के पास आकर कहने लगे, मधु बेटा, ये वापसी का वीज़ा है, इसे संभाल कर रखना। अगर तुम्हें विदेश में कभी कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक अपने देश चली आना। मधु की आंखें भर आई। वो अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। मधु के पिता ने कहा, बेटा, हमारा यह घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। मधु जब अमेरिका पहुंची तो उसे वहां बहुत अच्छा लगा। उसके सास ससुर ने उसका स्वागत बहुत अच्छे से किया। 1 सप्ताह कैसे बीत गया मधु को पता ही नहीं चला। 1 सप्ताह के बाद धीरे धीरे मधु के सास ससुर का व्यवहार बदलने लगा। वो मधु से घर का सारा काम करवाने लगे और मधु से बड़े ही कड़वे शब्दों में बातें करने लगे। मधु से छोटी सी भी गलती होती तो उसे बहुत ज़्यादा डांट दिया जाता, और हर बात पर मधु के सास ससुर उसे रोकते टोकते थे। मधु को इतना ज़्यादा काम करने की आदत नहीं थी, क्योंकि वो अपने घर पर भी काम नहीं करती थी। पर फिर भी उसने इनकार नहीं किया। धीरे धीरे 5-6 महीने बीत गए। अब तो मधु की हालत पहले से खराब होने लगी। वो बार बार बीमार पड़ जाती थी और अमित मधु का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखता था। फिर एक दिन मधु को पता चला
कि उसके घर पर संतान का जन्म होने वाला है। तो मधु ने अमित से कहा कि अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता, मैं थक जाती हूँ और डॉक्टर ने भी मुझे आराम करने के लिए कहा है क्योंकि मेरा शरीर कमज़ोर है। अमित ने चिल्लाते हुए कहा, तो यहाँ कौन सा तुम बाहर वाले लोगों का काम करती हो? जो काम करती हो वो तुम्हारा ही तो है, और अपने घर का काम करने में तुम्हें क्या परेशानी है? मधु को अमित का ये रूप देखकर बड़ी हैरानी हुई, पर अब मधु सच में थक चुकी थी। वो सही ढंग से खाना नहीं खा पा रही थी, उसे दवाई नहीं मिलती थी। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। एक दिन जब अमित घर पर पहुंचा तब मधु सो रही थी। अमित के माता पिता ने बेटे से कहा, तुम्हारी पत्नी ने सुबह से कोई काम नहीं किया, खाना भी नहीं बनाया, सभी बर्तन जूठे पड़े हैं, कपड़े भी नहीं धुले, ये कोई काम नहीं करती, दिन भर केवल आराम करती है। अब अमित अपने ऑफिस से थका हुआ आया था। जब उसने मधु को सोते हुए देखा तो वो उससे मार पीट करने लगा। मधु बार बार कुछ कहना चाहती थी पर अमित ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मधु बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन जब उसे होश आया तो वो अपने आप को संभालने लगी। मधु की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसने अपने अजन्मे बच्चे को भी खो दिया था। वो चिल्लाने लगी। तभी परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर गए, पर बहुत देर हो गई थी और ये एक पुलिस केस भी था। तब अमित ने झूठी सहानुभूति से मधु को अपने पक्ष में कर लिया और उसे ये बयान दिलवा दिया कि गलती से पैर फिसलने के कारण उसके साथ ऐसा हुआ। मधु ने भी ये बयान तो दे दिया, पर उसकी आत्मा जानती थी कि उसके अजन्मे बच्चे की मौत उसके पति के कारण ही हुई है। वो कुछ नहीं बोली, घर आई। 3-4 दिन आराम करने के बाद घर वालों का व्यवहार फिर से मधु के लिए बहुत बुरा हो गया। अब तो मधु अमित से कहने लगी कि अगर मुझे बाहर नौकरी मिल जाए तो क्या मैं नौकरी कर सकती हूँ, जिससे आपको भी घर चलाने में आसानी होगी। अब अमित तो पैसे का लालची था। वो तो जल्दी से तैयार हो गया, कहने लगा अगर तुम्हें नौकरी मिलती है तो कर लो। मधु पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने एक जगह नौकरी के लिए आवेदन दिया और उसे नौकरी मिल गई। नौकरी बैंक में मिली थी। मधु पहले घर के सारे काम करती, फिर समय पर बैंक पहुंच जाती, शाम को घर आती, फिर काम करती। अब एक दिन मधु जब अपने बैंक जा रही थी तब उसने रास्ते में अमित को एक लड़की के साथ बातें करते हुए देखा। ये बात मधु को अच्छी नहीं लगी। जब वो घर आई तो उसने अमित से इस बारे में पूछा तो अमित ने उसे बहुत कुछ सुना दिया और कहने लगा, क्या तुमने मुझ पर नज़र रखने के लिए नौकरी की थी? अब मधु के घर में झगड़ा ना हो इस वजह से वो चुप हो गई। कई बार वो अपने इन हालातों को अपने माता पिता से बताना चाहती थी, पर वो बेचारी ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि अपनी ही जिद की वजह से उसने अमित से शादी की थी। और वैसे भी मधु अपने माता पिता को क्या बताती। जब भी उसके माता पिता का फ़ोन आता तो मधु यही कहती कि वो बहुत अच्छी है, अच्छे से रह रही है और अमित मेरा बहुत ध्यान रखता है। अब मधु के माता पिता भी खुश हो जाते थे कि हमारी बच्ची वहाँ खुश है। अब मधु अपने वैवाहिक जीवन की रोज की कलह कलेश से थक चुकी थी। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। एक दिन अचानक से मधु अपने पति अमित के ऑफिस में जा पहुंची। वहां पर अमित के साथ काम करने वाले एक कर्मचारी ने मधु से कह दिया कि अमित तो अच्छा लड़का नहीं है। यहाँ पर तो अमित से शादी करने के लिए कोई लड़की तैयार ही नहीं थी और सब जानते हैं कि आप दूसरे देश से आई हैं और आप इस माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही। लेकिन अमित तो शुरू से ही ऐसा है, आप इसकी बातों में कैसे आ गई? जब मधु ने अमित की सच्चाई सुनी तो वो रोते हुए घर आ गई। जब अमित घर आया तब मधु ने अमित से बहुत लड़ाई की। फिर से अमित ने मधु पर हाथ उठाया और वो बेहोश हो गई। सुबह जब मधु को होश आया तो पता चला कि उसके सर से खून बह रहा था, उसकी सांसें तेज चल रही थी, घर के काम में भी देरी हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मधु उठी, अपना काम निपटाकर वो बैंक चली गई। अब मधु ने फैसला कर लिया था कि वो अमित के साथ नहीं रहेगी। अब मधु ने अपने बैंक के एक सहयोगी से मदद मांगी कि मुझे मेरे देश वापस जाना है, मेरे जाने की व्यवस्था कर दें। अब बैंक के सभी कर्मचारी मधु की हालत देखकर ये जान चुके थे कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, पर मधु ने अपने मुंह से ये बात कभी भी किसी को भी नहीं बताई थी। जब पानी सर से ऊपर ऊंचा उठ गया
तब मधु ने अपने पति के बारे में अपने बैंक के कर्मचारियों को सब बता दिया। बैंक के स्टाफ ने मिलकर मधु को उसके देश वापस भेज दिया। जब मधु अपने देश पहुंची तो वो रोते रोते अपने माता पिता के गले लग गई और अपने पिता से कहने लगी, पापा, मैंने जिस पर भरोसा किया था उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने मेरे साथ बहुत मारपीट की और वो तो शुरू से ही ऐसा था। उसने मेरे अजन्मे बच्चे को भी मार दिया। ये सुनकर मधु के माता पिता के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो समझ नहीं पाए कि उन्हें अब क्या करना है। उन्होंने बेटी को संभाला और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, अब तुम वापस वहाँ नहीं जाओगी। मधु जानती थी कि अपनी इस हालत की जिम्मेदार वो खुद है। अब मधु ने अपने देश में पहुंचकर अमित को एक संदेश भेज दिया कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊँगी। मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। लेकिन अमित ने इस संदेश का कोई जवाब नहीं दिया। अब मधु की ज़िंदगी बदल चुकी थी। अब वो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की बन चुकी थी। वो अपने ही देश में नौकरी करने लगी और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। उसे हर समय इस बात का एहसास होता था कि उसने कंप्यूटर के द्वारा एक अनजान व्यक्ति से बात करके अपनी ज़िंदगी ही खराब कर ली थी। साथ संगत जी, जो दिखाई देता है सच में ऐसा होता नहीं है। किसी इंसान को भी बिना देखे, बिना उसके बारे में जाने उस पर कभी भी भरोसा ना करें। और फिर अपना देश तो अपना ही होता है। बाहर के देशों और लोगों का जीवन हमारे देश से बहुत ही अलग होता है। और कई लोग तो ज़िंदगी में इतने बुरे होते हैं कि उन इंसानों के अंदर प्यार और मोहब्बत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। अब तो मधु को ज़िंदगी में हर पल एहसास होता था कि उसे अपने माता पिता की बात मानकर उनकी इच्छा के अनुसार ही अपने जीवन का फैसला करना चाहिए था, क्योंकि एक बच्चे का भला तो उसके माता पिता के अलावा और कोई सोच ही नहीं सकता। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।